Students, this is again Organization of Commerce and Management. We are here for the second part of lesson number 1. We are having lesson number 1, Principles of Management. First part of Principles of Management, जिसमें हमने मीनिंग एंड डेफिनेशंस, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किया था. तो टुडे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थियरीज ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हेनरी फायल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट एंड फेडरिक विंसलॉ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, ये 2 टॉपिक पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स गो फॉर हेनरी फायल्स प्रिंसिपल्स ऑफ administrative theory of management. Here, first of all, just go for the short introduction of Henry Fayol, born in 1841 and ended his life at 1925. माइनिंग इंजीनियर उस समय स्टील, आयरन और कोल, कॉपर, गोल्ड, ये सब माइनिंग बिजनेस हुआ करते थे. तो ही वॉज अ माइनिंग इंजीनियर फ्रांस का, एंड ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ मैनेजर एंड क्लाइम्ड द लैडर अप टू द जनरल मैनेजर. नाउ वी कैन से चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर. सो एज अ मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर he developed many of his experience and wrote a book about Henry Fayol's administrative theory of management, and he specially focused on those 14 principles जिससे कंपनी को और वर्कर को गोल अचीव करने में और प्रॉफिट को पाने में और कंपनी के स्केल को बढ़ाने में हेल्प हुआ था. उसी को एंड उनके ही इस हार्ड वर्क एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड स्टैटिस्टिक्स अप्रोच एंड आर्टिस्टिक्स अप्रोच के द्वारा डिराइव किया हुआ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आज हमारे मॉडर्न बिजनेस में अप्लाई होता है. सो इट्स नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. एंड इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में वी कैन से हेनरी फायल्स मैनेजमेंट, we can say 14 principles of management, और we can say administrative management. तीनों ही नाम से इसको बोल सकते हैं. सो जस्ट हमने अंडरस्टैंड किया हेनरी फायल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट को. नाउ लेट्स गो टू 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. फोकस एरिया क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. Henry Fayol stated that कि wherever और whichever organization जहाँ पे people work करते हैं as a employee, as a boss, as a manager, as a subordinate, all the management levels में जो भी लोग काम करते हैं, all have to get division of work. इसका मतलब है सभी को अपने काम का भाग पता होना चाहिए. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को अपने काम का हिस्सा पता होना चाहिए. ऑल द इंडिविजुअल वर्क डिवाइडेड होना चाहिए. तो टोटल वर्क डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन अपना गोल अचीव करेगा तो कंपनी का गोल अचीव होगा. तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें ईच एंड एवरी एम्प्लॉय फ्रॉम द बॉस टू द बॉटम, फ्रॉम द बॉस टू द लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट द बॉटम, फोरमैन तक, मतलब मुकादम या हम लेबर कह सकते हैं, वहाँ तक के लोगों का कार्य पूरी तरीके से डिवाइडेड होता है. मतलब हर एक एम्प्लॉय को अपना कार्य क्षेत्र पता होता है. तो इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं. ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन must follow the division of work. Now
come to the second. The second principle is principle of authority and responsibility. That means in every organization, each and every person must get, or each and every person must rewarded principle of authority and responsibility. It means that person must be responsible for his work or his position, whoever it may be. It may be a boss or it may be a lower level employee. All person must, or all the employee must have responsibility about his work. इसका मतलब वो उसके काम का जिम्मेदार होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी उसी के ऊपर होनी चाहिए. अगर हमने मैनेजर रखा है तो मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट से या अपने कार्यकर्ता से या कामगार से काम करवा के लें, और कामगार की जिम्मेदारी है कि वो अपने काम को दिए गए समय पर या दिए गए मेथड से कंप्लीट करे. तो दीज आर द प्रिंसिपल. सो दिस इज़ सेकंड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एज पर द गोल हर एक एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए एंड उसका जिम्मेदारी है कि वो दिए गए काम को दिए गए समय पर पूरा करें. तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर वो काम पूरा नहीं कर सकता है तो वो अपने काम पूरा नहीं कर सकता है तो वो अपने इस असमर्थता को पहले ही बता दे, ताकि उसकी जगह किसी और को यह कार्य असाइन किया जा सके. ठीक है, तो दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ कम टू द थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द बॉस ऑफ द कंपनी और द फोरमैन ऑफ द कंपनी. फोरमैन मीन्स लोअर लेवल पे वर्कर जो हैं, वो सभी लोगों को डिसिप्लिन फॉलो करना है. डिसिप्लिन मीन्स गुड डिसिप्लिन फॉलो करना है. डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी होता है, डिसिप्लिन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मैनेजमेंट होता है, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए होता है, डिसिप्लिन ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट में फॉलो करना होता है. जैसे हमें बॉस से कैसे बात करना है, बॉस को एम्प्लॉय के साथ कैसे बात करना है, एम्प्लॉय को ऑर्डर देते समय कौन से रूल्स को फॉलो करने हैं, किसी को आवर्स कितने डिसाइड किए गए हैं उससे ज़्यादा करवाना है या नहीं करवाना है, आवर्स 8 आवर्स की जगह पे 12 आवर्स करवाना है क्या, या ड्यूटी कितने घंटे की रखी गई है. दैट मीन्स ऑल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हैव टू बी फॉलोड एंड दिस डिसिप्लिन हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल द एम्प्लॉय regardless he may be a boss or employee. ठीक है, तो दैट्स द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. लेट्स गो टू फोर्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. इट मीन्स वन बॉस हैज़ टू बी अलॉटेड फॉर वन टास्क. इसका मतलब अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स में है, काम करता है, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स फंक्शनल मैनेजमेंट. एक कंपनी में कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन होता है, जैसे मार्केटिंग होता है, जैसे सेल्स होता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स होता है. तो ह्यूमन रिसोर्स का एक बॉस होना चाहिए, मार्केटिंग का एक बॉस होना चाहिए, सेल्स का एक बॉस होना चाहिए, प्रोडक्शन का एक बॉस होना चाहिए. प्रोडक्शन का जो बॉस है वो सेल्स के एम्प्लॉय को डायरेक्शन न दे, या रैंडम डायरेक्शन किसी भी बॉस से किसी को न आए. इससे वर्कर्स में और एम्प्लॉय में कन्फ्यूजन होता है कि विच टास्क हैव टू बी फॉलोड एंड किस टास्क को प्रायोरिटाइज करें. तो टास्क हैज़ टू बी गिवन बाय, या हम कह सकते हैं कार्य को करने के लिए जो हम कार्य एम्प्लॉय को देते हैं या जो डायरेक्शन हम देते हैं वो हमारा एक बॉस से आना चाहिए. तो वन सुपीरियर एंड मेनी सबॉर्डिनेट होना चाहिए. इसमें 2 and more superior and
टू एंड मोर सबऑर्डिनेट अगर होंगे तो यहाँ पर मिस कम्युनिकेशन होगा और जो डिसीजंस लिया गया है काम करने के लिए वो प्रॉपर ढंग से कार्य होगा नहीं. सो वन सुपीरियर मेनी सबऑर्डिनेट को राइट अप्रोच कहेंगे एंड मोर सुपीरियर एंड मोर सबऑर्डिनेट को रॉन्ग अप्रोच कहेंगे. एज पर यू कैन सी यहाँ पर रेड एंड ग्रीन डायरेक्शंस में दिखाया गया है. यहाँ पर फर्स्ट वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट अप्रोच है जिसमें वन सुपीरियर मेनी सबऑर्डिनेट है एंड राइट हैंड साइड में टू रेड दैट इज टू सुपीरियर एंड थ्री सबऑर्डिनेट है. दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच है. तो इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या है. कमांड मीन्स एक कमांडर होना चाहिए एंड मोर देन वन वर्कर होने चाहिए. इट मे बी 100, डिपेंड करता है कि कमांडर के पास कैपेसिटी कितना है. नाउ लेट्स गो फॉर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन विच इज़ फिफ्थ प्रिंसिपल. दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स द बॉस. इसके पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड देखा. इसमें कमांड तो एक बॉस दे रहा था लेकिन डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि विच वे, किस तरफ ऑर्गेनाइजेशन के कार्य को लेके जाना है, इसका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, यूनिटी में होना चाहिए. इट मीन्स ऑल हैव टू गेट इन वन डायरेक्शन. एम्प्लॉय भी उसी डायरेक्शन की ओर काम करना चाहिए, बॉस भी उसी डायरेक्शन की ओर काम करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल प्लान ए के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो ऑल हैव टू वर्क अबाउट प्लान ए या ऑल हैव टू वर्क फॉर प्लान ए विदाउट थिंकिंग प्लान बी. अंडरस्टैंड. तो प्लान बी के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो ऑल हैव टू वर्क फॉर प्लान बी. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंक्लूडिंग द बॉस. तो हियर all have to be directed in one objective by one manager. That is called principle of unity of direction, which is fifth principle. Now go for sixth. We have 14 principle and one by one we will be changing our brain by understanding these principles. Sixth principle, now this is very important. This is in many organizations, in many political organizations ये lacking है sixth वाला. Thing is, and the name of principle is principle of subordination of individual interest to organizational interest. हम घर में हमारा इंटरेस्ट फर्स्ट रखते हैं घर में, लेकिन जब कंपनी में आते हैं तो कंपनी का इंटरेस्ट फर्स्ट होना चाहिए. इसका मतलब पहले आप काम करेंगे और उसके बाद कॉफ़ी के बारे में सोचेंगे. जैसे कि एक और एग्जांपल, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर कंपनी, कंपनी का गोल या कंपनी का प्रॉफिट या कंपनी का सेल्स या कंपनी का अचीवमेंट, ये आपका पहला इंटरेस्ट होना चाहिए. ना कि मैं गोवा कब जा रहा हूँ, ना कि फैमिली क्या कर रहा है, ना कि मेरे को इतना सारा प्रॉब्लम है, ये आपका नहीं आना चाहिए. मतलब ये आपका सेकेंडरी होना चाहिए, सबऑर्डिनेट होना चाहिए. तो जो आपका मेन इंटरेस्ट है वो कंपनी के काम का होना चाहिए एंड आपका जो बाकी इंटरेस्ट है वो सबऑर्डिनेट होना चाहिए. इस तरीके से ऑल द एम्प्लॉय इंक्लूडिंग बॉस, सभी लोग कंपनी के गोल को ही एट द टॉप इंटरेस्ट में रखेंगे. ये प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है. ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को टॉप में रखेंगे, टॉप प्रायोरिटी में, एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट में रखेंगे. ख़त्म करेंगे नहीं कहा है, रखिए अपना गोवा जाने का इंटरेस्ट, बट दैट यू हैव टू कीप इन सबऑर्डिनेशन. अगर आपने कंपनी का काम अचीव किया, प्रमोशन हुई, तो गो टू गोवा. अंडरस्टैंड, लाइक दैट. अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 विच इज़ सेवेंथ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. नाउ ईच एंड एवरी कंपनी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, इंक्लूडिंग मंदिर टेम्पल, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल कंपनी, इंक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड,
including public limited, all kind of companies must be centralized. Centralization किस चीज़ का? पावर का. टेकिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी डिसीजंस, ये सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए. मतलब एक बॉस या लिमिटेड लोगों में, नॉट ओनली वन बट लिमिटेड पीपल के पास टेकिंग डिसीजंस का क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. क्योंकि ऑल द पीपल कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी. दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. अगर सभी लोग अपने अपने डिसीजंस ले लेंगे तो दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सेंट्रलाइजेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का. इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ईच एंड एवरी स्टेट हैव देयर ओन राइट्स टू टेक डिसीजंस. ये डिसेंट्रलाइजेशन है. अगर हमने चीफ मिनिस्टर के सारे पावर को ख़त्म कर दिए और ऑल द डिसीजंस अगर मोदी गवर्नमेंट लेगा तो दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. तो इंडियन गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन के सिस्टम में है. तो सेम लाइक दैट कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. इसका मतलब अगर कोई भी मैनेजर कोई भी डिसीजंस लेता है तो दैट हैज़ टू बी टेकन विद द परमिशन फ्रॉम द बॉस. ठीक है. तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन हैज़ टू बी फॉलोड. हाँ, इफ़ रिक्वायर्ड सम टाइम वी कैन डिसेंट्रलाइज ऑल्सो. तो कब सेंट्रलाइज करना है, कब डिसेंट्रलाइज करना है, ये डिसीजंस भी टॉप मैनेजमेंट ही लेंगे. So you have understood, according to the principle, there must be a proper balance between centralization and decentralization. अगर डिसेंट्रलाइजेशन करना है, डिसीजंस लेने के पावर अगर हमें सबऑर्डिनेट को देने हैं तो ऊपर बॉस को ये पता होना चाहिए. लाइक दैट डिपेंड करेगा. छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन में, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी स्टेट कंपनी है या मल्टीनेशनल कंपनी है तो दैट कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड. आपको क्लियर समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स गो फॉर 8th प्रिंसिपल ऑफ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, वेजेस और बदले में हम उसको क्या देंगे. तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन क्या बताता है? ईच एंड एवरी कंपनी मस्ट फॉलो द रूल्स कि करेक्ट टाइम पर सैलरी रिलीज़ होना चाहिए, एफिशिएंसी लेवल के हिसाब से सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, एंड ऑल द सैलरी स्किल बेस्ड, एक्सपर्टीज़ बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, टेन्योर बेस्ड. अगर टेन्योर बेस्ड मतलब कि अगर कोई सीनियर है तो उसका सैलरी डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज ही इज़ हैविंग मोर एक्सपीरियंस इन वर्क. कॉस्ट ऑफ लिविंग बेस्ड भी हो सकता है. समटाइम किसी का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है तो उसका सैलरी डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज ही इज़ हैविंग मोर एक्सपीरियंस इन वर्क. कॉस्ट ऑफ लिविंग बेस्ड भी हो सकता है. समटाइम किसी का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, जैसे कोई मुंबई में रहता है, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है तो उसका सैलरी ज़्यादा होगा. जैसे कोई लखनऊ में रहता है, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है तो उसकी सैलरी कम होगी. तो ऑल दीज फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमें रेम्यूनरेशन देना होता है. मार्केट ट्रेंड के हिसाब से भी या प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी इफ़ द कंपनी इज़ अर्निंग मोर प्रॉफिट डेफिनेटली सैलरी हैज़ टू बी मोर ऑफ द कंपनीज. एंड प्रॉफिट बेस्ड भी हो सकता है. इफ़ द कंपनी इज़ अर्निंग मोर प्रॉफिट डेफिनेटली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय विल बी मोर. तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि प्रॉपर और फेयर रेम्यूनरेशन, इसका मतलब सैलरी हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट 9th प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन. ये स्केलर चैन होता है कि वन बॉस, हमने देखा था इसके पहले मेनी सबऑर्डिनेट. इन दैट केस वन बॉस विल पास द मैसेज टू मेनी. उसका एक चैनल होता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस ट्रायंगुलर डायग्राम, एक चैनल है जिसमें मैसेज पास होता है A, B, C, D. नीचे से ट्रायंगल की ओर हमें देखना है, मैसेज को हमें पास करना है D से G की ओर, राइट.
D2G अगर हमें मैसेज को पास करना है तो D2G अगर डायरेक्टली ये जो आपको येलो कलर में मैसेज जाते हुए दिखता है तो दिस इज़ नॉट ए स्कॉलर चैन, या इसे हम स्कैलर चैन नहीं बोलेंगे, ये गैंग प्लैंक है। हम गैंग प्लैंक के बारे में जस्ट बात करेंगे, बट एवरी मैसेज हैज़ टू बी फॉलोड इन स्कॉलर चैन। तो स्कैलर चैन ये जो ब्लू लाइन से एरो ऊपर की ओर जा रहा है, डी से सी, सी से बी, बी से ए से ई से एफ और एफ से जी। तो ऑल द पीपल हियर, ऑल द एम्प्लॉयज़ गॉट द इंफॉर्मेशन। जो डी ने जी को इन्फॉर्मेशन भेजा है या डी ने जो कार्य करने का जो डायरेक्शन भेजा है वो ऑल द एम्प्लॉय हैव दैट एक्सेस। नाउ ये हो गया स्केलर चेन दैट हैज़ टू बी फॉलोड। अगर जनरल मैनेजर डी के पोजीशन पे है तो इट हैज़ टू बी फॉलोड फ्रॉम जनरल मैनेजर टू जी। जी के पोजीशन पर अगर वर्कर है तो डी के पोजीशन से अगर जी पर कोई वर्कर के लिए मैसेज है तो दिस मैसेज हैज़ टू बी फॉलोड फ्रॉम डी, सी, बी, ए, ई, एफ एंड जी। दैट मीन्स जो जी को मैसेज गया है ऑल दी उसके जो सुपीरियर हैं और जी के सुपीरियर और डी के सबऑर्डिनेट को पता होना चाहिए। सम टाइम इन केस ऑफ एमरजेंसी, इन केस ऑफ दैट सिचुएशन, सम टाइम इट कैन हैपन डी से डायरेक्टली जी के पास मैसेज जा सकता है, बट उसे हम गैंग प्लैंक बोलेंगे। तो जब स्केलर चैन टूटेगा और मैसेज डायरेक्टली पास होगा तो दैट इज़ गैंग प्लैंक, और अगर मैसेज चैनल के थ्रू जाएगा तो उसे हम स्केलर चैन कहते हैं। तो दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन और गैंग प्लैंक कैन बी फॉलोड एज पर द सिचुएशन, बट गैंग प्लैंक को अवॉइड किया जाता है, ठीक है, कि इट्स नॉट रेगुलर प्रैक्टिस। ये इमरजेंसी और फास्ट कम्युनिकेशन या सम टाइम इट्स नीडेड। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन, दैट इज 9th। नाउ 10th, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये बहुत आसान है टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल आपको ABCD आता है, A to Z आपको आता है, बट अगर मैंने आपको कहा आपको ABCD आता है तो मुझे अल्फ़ाबेट बोलिए, तो आपको ऑर्डर में बोलना है ABCDEFGH। आप APZJLM ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि यू हैव टू फॉलो ऑर्डर। सेम लाइक दैट, वर्क करते समय ऑल द वर्कर हैव टू फॉलो ऑर्डर ऑफ वर्क, कि पहले उन्हें दरवाज़ा खोलना है, मे आई कम इन बोलना है, उसके बाद क्या करना है, अगर यस कम इन बोलेंगे तो इन होना है। तो दैट्स द ऑर्डर ऑफ गेटिंग इन टू रूम, राइट। आप बिना दरवाज़ा खोले मे आई कम इन बोलेंगे तो सुनाई देगा नहीं, या आप घुसने के बाद बोलेंगे तो सुनाई देगा नहीं, या दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। सो सेम लाइक दैट यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर वाइल वर्किंग। तो दैट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज 10th प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट 11th इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। व्हाट इज दिस? इक्विटी मीन्स समानता। सभी लोगों को रिगार्डलेस कि वो जेंडर मेल है, फीमेल है, ठीक है, ओल्ड है, एज पर द स्किल वी हैव टू ट्रीट देम इक्वली। सभी लोगों को ऑल द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो हम उसे देते हैं उसे हम मॉनिटरी टर्म्स में भी, पैसे सैलरी के टर्म्स में भी, लड़की है या जेंडर फीमेल है तो कम सैलरी ऐसा नहीं, या समबडी इज़ ओल्ड लेस सैलरी ऐसा नहीं। वी हैव टू ट्रीट ऑल द एम्प्लॉयज़ इक्वली। हाँ, एज़ पर द पोजीशन उनके सैलरी अप एंड डाउन हो सकते हैं, एज़ पर द स्किल्स उनके सैलरी अप एंड डाउन हो सकते हैं, बट एज़ पर द जेंडर, एज़ पर द रेस, एज़ पर अदर फैक्टर्स उनके सैलरीज़ में या उनके साथ किए जाने वाले ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो दैट्स द थिंग which is called principle of equity. It has to be followed by all the departments. ठीक है, now we will go for 12th principle of stability of tenure. Now each and every worker, they must have
इन माइंड कि हमारा काम कितने समय तक है, तो एटलीस्ट हम उनको अगर परमानेंट रख नहीं सकते तो वी हैव टू टेल देम अ लीस्ट टेन्योर, दैट इज़ फॉर एग्जांपल 12 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल सिस्टम, कि एटलीस्ट आपका 12 महीने तक सैलरी कंटिन्यू मिलते रहेगा एंड हम उसको फिर से रीन्यू करेंगे अगर आपने सही काम किया है तो। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है। लाइक दैट, इससे एम्प्लॉय विल हैव इन माइंड कि एटलीस्ट ही हैज़ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को काम से निकालने के पहले हम उसे 15 डेज़ का नोटिस, 1 मंथ का नोटिस या 3 मंथ के नोटिस में अगर हम पहले से एश्योर कर देते हैं तो ऑल द एम्प्लॉयज़ विल हैव द सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी इन माइंड कि हमें तुरंत नहीं निकाला जाएगा, वी विल बी गेटिंग नोटिस। तो दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़रूर होना चाहिए। नाउ 13 प्रिंसिपल ऑफ initiative. If all the employees are not same, some employees are smart, some employees are not smart, some employees they want to do something in their company or achieve something, some employees are faster. So if some employees want to take initiative and do some extra work for the company, we all have to appreciate them. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव एंड ऑल द मैनेजमेंट ऑलवेज हैव टू अप्रिशिएट सबॉर्डिनेट टू डू बेटर, टू मोटिवेट देम। और इसी को हम और सम टाइम मैनेजमेंट आगे बढ़ के उन एम्प्लॉय के लिए कुछ काम या उनके अगर किसी एम्प्लॉय से सम एम्प्लॉय इज़ नॉट गेटिंग डन तो लेट्स डू इट बोल के अगर कोई मैनेजर उसके काम को कर देता है, तो दीज आर द थिंग्स विच काउंट्स very much for the employee. So ideas, if some employees have new ideas, ठीक है, listen to them and discuss about that. It can be a welcome idea or it can change the future of the company. So these are the things which is called principle of initiative. If the initiative is taken, appreciate it and try to apply it. It may be good for the company. If it is not suitable to the company, you have always right not to accept it. So this is principle of initiative. Next 14th principle, ये हमने बचपन में पढ़ा था और सबसे पहले शायद पढ़ाए गए आपके लाइफ के स्टोरी में से है ये खरगोश कछुआ का स्टोरी। ये हमारे इनिशियल लाइफ के स्टार्ट होने के स्टोरी में से थे। उसमें एक स्टोरी और ऐड हुआ था, एकता में शक्ति होती है, राइट। तो ये हमारे जितने बच्चे इंडियन सिस्टम एजुकेशन में स्टडी किए हैं उन्हें ज़रूर पता है कि 5 लकड़ियों को तोड़ना मुश्किल होता है, एक लकड़ी को तुरंत तोड़ा जा सकता है। तो यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ को यहाँ पर एस्प्रिट दे कॉर्पस, दैट मीन्स टीम वर्क। तो all the employees have to work in team. We have to build a team to achieve the goal. If there is no teamwork, we will fail to get. If there is no teamwork, we will fail to achieve goal on time. Right? All the company, including the leader, manager, including the staff, all have to feel as a team, or I can say all have to be in a team for or to achieve organizational goal. If we are in a team, organizational goal will be achieved easily. So that is the 14th principle of management. I hope you all have understood these 14 principles of management. All the 14 principles of management stated by Henry Fayol, these are very useful to manage the organization and to get efficiency, and these are very defined and followed by all the companies
in the universe still in this 21st century. These because these are logical, these are practical based, and these are applicable and easily applicable also. So you can discuss these things with your friends, families, or your elder ones. Okay, now principles of management 2, which is scientific management. We can say this scientific management is stated or derived by Frederick Winslow Taylor's. The brief idea or brief knowledge about Frederick is short name Taylor, born in 1856, ended his life 1915, and he gradually climbed the position of chief engineer in this company. So it was a steel company where he worked, and he experimented all these scientific method of improvement of individual, improvement of company, improvement of profit, or improvement of management. And he is regarded as father of scientific management. And his experiment and Taylor's management theory is based on scientific experiment. It involves application of science or application of scientific approach in decision making and solving problems same time. So according to Taylor, problems should be solved by scientific approach or scientific technique by keeping in mind that it should be easy to apply. Now let's go for the definition of scientific management by Frederick is scientific management by Frederick Taylor. Scientific management consists of knowing what you want men to do exactly and seeing it that they do it in the best and cheapest manner. It means बेस्ट भी होना चाहिए, चीप भी होना चाहिए काम. तो कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन या कम कॉस्ट में बेस्ट प्रोडक्शन आना चाहिए. दिस वॉज द अप्रोच फॉलोड बाय फेडरिक टेलर. नाउ लेट्स सी द साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कौन से हैं. फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. In any company, whatever management you follow, it should not be like thumb rule. It should not be like fixed rule. You have to evolve it as per the situation, because as per the time people changes, as per the time technology changes, so that with the time, gradually with the experience, you have to change the rules and get best. Because particular job is done by one method for a time being, but it will be changed in a futuristic manner. For example, जो 50 साल पहले आपके घर में कुकिंग मेथड हुआ करता था, वो कुकिंग मेथड आज वैसा नहीं है. राइस तो वही बन रहा होगा, रोटी भी वही बन रहा होगा, बट मेथड ऑफ कुकिंग चेंज हो गया होगा. Same like that, product may be the same, but the type of production or the method of production is changed. So that by keeping in mind, it will be according to situation, according to the production capacity. It should not be like thumb rule की नहीं फिक्स वैसा ही होना चाहिए. प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए, बट द मेथड कैन बी चेंज्ड. तो दिस वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सेकेंड इज हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड. वर्क करते समय एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हैज़ टू बी एट बेस्ट in any regards. If the employees are not happy with the boss, employees will not be efficient in their work. If the boss is not happy with the employee, work will not be done properly. So that between the management and worker, there must be harmony. There must be, उनके बीच में प्रॉब्लम्स मिनिमम होने चाहिए, इनके बीच में बातचीत का चैनल प्रॉपर होना चाहिए,
तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या प्रोडक्टिविटी बेस्ट होता है। तो दिस वाज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब दोनों के बीच में मनमुटाव, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। लेट्स गो फॉर थर्ड वन। It is mental revolution. Whoever employee joins in a company, we have to change them as per the requirement of the company. We have to motivate them to achieve the goal. We have to push them to be best. We have to cooperate them to achieve the goals, so that it's not one way. अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स मैनेजमेंट का फॉल्ट है। मैनेजमेंट मस्ट हेल्प मैनेजमेंट मस्ट हेल्प दैट एम्प्लॉय टू अचीव द गोल, so that if we follow this approach, all the employee will become champion. So that third management, scientific management, is mental revolution. Let's go for fourth one. Fourth scientific management is cooperation, not individualism. All the employee, including boss to the bottom level employee, all have to cooperate each other, not individualism. That means एक एम्प्लॉय किसी एक बॉस को ही सिर्फ फॉलो नहीं करना है, सिर्फ उसी के कहा मानना है, एक ही बॉस के कहा मानता है और किसी और ने कहा हुआ चीज़ों को नहीं मानता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ही हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इंडिविजुअल, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज़ द अल्टीमेट बॉस and the boss can be changed but the organization will be same. कोऑपरेशन का मतलब एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, बॉस और कार्यकर्ता, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए और अपना खुद का इंटरेस्ट को पीछे रखते हुए साथ में काम करने का जज्बा होना चाहिए। तो एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रिस्पेक्ट। At the same time, employee should resist themselves. Same time, अगर बॉस आपको अच्छा ट्रीट करता है तो आप कंपनी के खिलाफ मोर्चा, कंपनी के खिलाफ दूसरे कार्य, मतलब कोई भी खिलाफ में कार्य न करें। कोऑपरेशन होना कंपलसरी है। तो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नाउ कम फॉर द फिफ्थ वन, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैच होता है डिवीजन ऑफ वर्क जो हेनरी फायल के प्रिंसिपल के साथ। तो इट इज़ सेम, ऑल द पीपल मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वर्क। वो अगर काम कर रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कार्य को गिवन टाइम पर या अपने गोल को गिवन टाइम पर अचीव करें और सुपीरियर को रिपोर्ट करें। एंड सुपीरियर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जो सबऑर्डिनेशन में, मतलब उसके नीचे जो कोई काम कर रहे हैं, वो अपने काम को, कार्य को टाइम पर कंप्लीट करें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच मैचेस विद द हेनरी फायल का डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ आते हैं सिक्स्थ, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। This means best performance by organization always comes with the skills or always comes with the best performance by employee. ठीक है, बेस्ट कैपेसिटी और बेस्ट स्किल है तो कंपनी विल गेट नेम, फेम एंड प्रॉफिट। एंड ये कैसे होगा? अगर नहीं है तो, अगर एम्प्लॉय बेस्ट नहीं है तो वी कैन मेक देम बेस्ट बाय ट्रेनिंग, बाय डेवलपमेंट, by educational programs, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे। तो always we have to think that increase the efficiency of employee. So this is the sixth point, development of employer and employees for greater efficiency and maximum prosperity. So these were the 6 principles of scientific management stated by F.W. Taylor.
Now, by conducting many scientific methods or experiment, he has derived some techniques of scientific management. He means Mr. F.W. Taylor. So here he derived to get best employees productivity. 1. Work study. How can we improve कार्य करने की क्षमता को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? तो सबसे पहले वर्क स्टडी, काम को स्टडी किया जाए। काम क्या है? काम के लिए पॉइंट ए टाइम स्टडी, कितना समय लगता है। बी मेथड स्टडी, कौन सा वाला मेथड बेस्ट है किसी कार्य को करने के लिए। सी मोशन स्टडी, बॉडी मूवमेंट, हिलना चाहिए कि नहीं हिलना चाहिए, किसी कार्य को करते समय कमर के बल झुक के करना चाहिए या ऊपर की ओर हाथ उठा के करना चाहिए, कैसे, मतलब वट एवर वर्क यू डू, आपका बॉडी मूवमेंट, कौन सा बॉडी मूवमेंट आपका बेस्ट है। एंड डी फटीग स्टडी, डी फटीग स्टडीज़ में हो सकता है कि किसी एक मेथड से काम करते समय काम तो बहुत बेस्ट होता है बट उस इंसान को तकलीफ़ होती है, तो फिर उसको अवॉइड करें। सो बैलेंस बिटवीन टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी होना चाहिए। अगर टाइम स्टडी किसी एक काम को करने के लिए अगर हमने 2 मिनट का टाइम फिक्स किया है तो सभी लोग अगर 2 मिनट के अंदर कर पाते हैं तो दैट इज़ गुड। दूसरा, अगर मेथड सभी लोग एक ही मेथड से काम करें तो 2 मिनट में अगर पूरा हो रहा है तो दैट मेथड इज़ करेक्ट मेथड। सी मोशन स्टडी, काम करते समय सभी लोगों के हाथ एक ही जैसे अगर हिल रहे हैं तो दैट इज़ करेक्ट मेथड। एंड किसी का हाथ अगर प्रॉपर नहीं हिल रहा है, कोई वर्कर अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब ही नीड्स ट्रेनिंग एंड दैट मेथड इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है। डी है फटीग स्टडी, अगर इन सारे काम करते समय उनके बदन में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है वी हैव टू चेंज समथिंग। अगर बॉडी में दर्द हो रहा है इसका मतलब हमें उनके बॉडी मूवमेंट को चेंज करना है। तो फटीग भी नहीं होना चाहिए, ऑल द वर्कर बेस्ट पोजीशन में रहना चाहिए ताकि वो दूसरे दिन फिर से काम को कर सकें, लाइक दैट। तो ये ए टाइम स्टडी, बी मेथड स्टडी, सी मोशन स्टडी एंड डी फटीग स्टडी, ये प्रॉपर बैलेंस में होना चाहिए। इसको बैलेंस करने के बाद ही हम किसी वर्क के कार्य को हम देख सकते हैं कि ये कार्य करने का मेथड है। सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। All the tools, machines and equipments have to be standardized always. Standardize का मतलब है अगर हथियार यूज़ कर रहे हैं तो वो शार्प होने चाहिए। इफ़ यू आर यूजिंग इक्विपमेंट्स तो ओवरहॉलिंग किया हुआ होना चाहिए। इसका मतलब है कि बेस्ट अगर एम्प्लॉय को प्रोड्यूस करना है तो उसका यूज़ किया जाने वाला जो इक्विपमेंट है, उनके जो औजार हैं वो भी बेस्ट होने चाहिए। तो दैट इज़ द सेकेंड वन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अगर कोई पुराने हथियार को यूज़ कर रहा है या पुराने टूल्स को यूज़ कर रहा है तो चेंज दैट टूल एंड गिव हिम अ बेस्ट और न्यूएस्ट और लेटेस्ट टूल, तो दैट विल improve his capacity. Ultimately, this will improve company's profitability or company's productivity. Third है scientific task setting. Whatever task we set for an employee, it has to be calculated. It has to be bound to time. Bound to time मतलब समय में ख़त्म हो जाना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो we have to calculate it while doing work और स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए इसका टाइम कि इतने समय के अंदर ये हो जाना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं साइंटिफिक टास्क सेटिंग। थर्ड इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग। ऑल द एम्प्लॉयज़ मस्ट गेट साइंटिफिक टास्क। अंधाधुंध कुछ भी काम नहीं देना है उन्हें, ठीक है। वो एक काम करते रहेंगे और अंत में हमें मालूम पड़ेगा 8 आवर्स उनका कंप्लीट हो गया है और उनका अपना खुद का टास्क एक भी पूरा हुआ नहीं है। तो वी हैव टू काउंट इट, वी हैव टू बी साइंटिफिक और वी हैव टू कैलकुलेट इट एंड वी हैव टू गिव इट टू देम। फोर्थ है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। पीपल का सिलेक्शन एंड टूल्स का सिलेक्शन, दोनों का ही सिलेक्शन साइंटिफिक होना चाहिए। इसका मतलब है बेस्ट पर्सन हैज़ टू बी सिलेक्टेड एंड बेस्ट
टूल्स हैज़ टू बी सिलेक्टेड. अगर हमें बेस्ट नहीं मिलता है तो वी हैव टू सिलेक्ट अ पर्सन हु कैन ईजीली ट्रेन. अगर बेस्ट पर्सन नहीं मिलता है तो वी हैव टू सिलेक्ट पीपल हु कैन बी ईजीली ट्रेंड. तो उनको ट्रेनिंग देना है. इट्स ओके अगर एम्प्लॉय बराबर नहीं मिल रहे तो वी हैव टू ट्रेंड देम. तो दैट इज़ द फोर्थ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. ये सारा मेथड्स है, साइंटिफिक मेथड्स है टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. पॉइंट नंबर 5, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है किसी एक कंपनी में प्रोडक्शन एक फंक्शन होता है, सेल्स दूसरा फंक्शन, मार्केटिंग तीसरा फंक्शन, अकाउंट्स चौथा फंक्शन. सो दैट इसमें भी दो पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, प्लानिंग लेवल फंक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल फंक्शन. किसी भी कंपनी को स्टार्ट करते समय प्लानिंग लेवल फंक्शन में हमें देखना होता है रूट क्लर्क. ये क्या काम करेगा? ये वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन. तो ये टाइम कैलकुलेट करेगा एक मशीन से वर्क दूसरे मशीन पर जाने में कितना टाइम लगता है. दूसरा है इंस्ट्रक्शन क्लर्क. ये रिकॉर्ड्स करता है इंस्ट्रक्शंस को किसी काम को करने के लिए, जैसे कि यू डू लेफ्ट, यू डू राइट, यू डू अप, यू डू. जैसे कि एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो ये क्लर्क इंस्ट्रक्शंस देता है और इसके पास सारे इंस्ट्रक्शंस के लिस्ट मौजूद होते हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो वो प्रॉब्लम इनके पास आता है और ये क्लर्क तुरंत उसको बता देता है कि आपको ऐसा करना है, आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मेथड ए से होगा, लाइक दैट. तो ही इज़ और शी इज़ इंस्ट्रक्शन क्लर्क. थर्ड, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. ये आदमी या ये प्लानिंग लेवल पे क्या डिसाइड करता है कि टाइम कितना लगने वाला है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए. अगर प्लानिंग के हिसाब से अगर हमने स्टार्टिंग में 2 मिनट किसी कार्य को ख़त्म करने के लिए फिक्स किया है तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी 2 ही मिनट होना चाहिए. हमने प्लानिंग में और ट्रेनिंग के टाइम पे 2 मिनट्स किसी काम को ख़त्म करने के लिए किया और काम करते समय असलियत में 4 मिनट अगर लग रहे हैं तो कॉस्ट इंक्रीज होगा और प्रोडक्टिविटी कम होगा. तो इसलिए प्लानिंग लेवल पे पॉइंट नंबर 3, टाइम क्लर्क और टाइम कॉस्ट क्लर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन है. फोर्थ है डिसिप्लिन. इंश्योर्स द डिसिप्लिन ऑफ वर्कर. ठीक है, फैक्ट्री रूल्स को फॉलो करते हैं क्या नहीं करते हैं. तो दीज आर द 4 पॉइंट्स एट प्लानिंग लेवल. नाउ वी गो कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है या वहाँ पर कैसे वर्क को बैलेंस रखना है. तो गैंग बॉस का मतलब है ग्रुप लीडर. एक्चुअली गेट्स द वर्क डन. ये क्या करता है, अपने ग्रुप से काम करवा के बॉस को रिपोर्ट करता है कि यस बॉस हमारा काम हो गया. नेक्स्ट है स्पीड बॉस. ये इंश्योर करता है गैंग के लिए कि ये साथ में काम करते हुए ये भी इंश्योर करता है कि सबका स्पीड प्रॉपर होना चाहिए. कोई स्लो काम कर रहा है तो उसको पुश करके नॉर्मल स्पीड पे लेके आने का काम इस बॉस का है. ये डांट के करे, सिखा के करे या नहीं चाहिए उसको निकाल के नया आदमी रख के करे, स्पीड काम का प्रॉपर होना चाहिए. तो ही इज़ स्पीड बॉस. ये प्लानिंग लेवल पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे इसकी ज़रूरत पड़ती है. थर्ड, रिपेयर बॉस. ऑलवेज वाइल गोइंग ऑन, वर्क इज़ गोइंग ऑन, मशीन्स आर गोइंग ऑन, इन बिटवीन दैट कुछ मशीनें ख़राब हो जाती हैं, कोई बीमार हो जाता है, तो जब मशीनें ख़राब हो जाती हैं तो उन्हें तुरंत रिपेयर करना पड़ता है. तो ये बॉस हमेशा मशीन को रिपेयर कराने में ही लगा हुआ रहता है. तो ये हमेशा मशीन को रिपेयर करके ऑलवेज फिट रखता है. ठीक है, तो इसको रिपेयर बॉस कहते हैं. फोर्थ, इंस्पेक्टर. ये हमेशा ये देखता है कि काम का जो क्वालिटी है उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए. जो प्रोडक्ट का शेप है, जो प्रोडक्ट का साइज़ है, जो भी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है मार्केट की डिमांड के हिसाब से, वो उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए इन एनी कॉस्ट. तो यहाँ पर एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आपके पास 4 बॉसेस हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर मतलब आज के नए डेट में अगर हम उसको कहें तो क्वालिटी कंट्रोलर होता है. ओके, नाउ यू अंडरस्टूड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करेगा. सिक्स्थ है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान.
इसका मतलब है अगर किसी एम्प्लॉय को हमने हफ्ते का टारगेट दिया है कि आपको 200 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, अगर वो एम्प्लॉय 200 पीसेस इन अ वीक प्रोड्यूस कर लेता है तो वी हैव टू गिव इंसेंटिव, मतलब कुछ एक्स्ट्रा मनी टू दैट एम्प्लॉय। नाउ अगर वो 200 के बजाय अगर वो 300 प्रोड्यूस कर लेता है तो जो 200 में हम कमीशन उसको दे रहे थे या इंसेंटिव दे रहे थे वो 300 के लिए हमें और ज़्यादा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 200 के लिए पर पीस अगर 1 रुपीज़ हम उसको इंसेंटिव दे रहे थे तो अगर वो 300 प्रोड्यूस करता है तो 200 के बाद के 100 पीस के लिए वी हैव टू गिव देम 1.25 रुपीज़, दैट मीन्स ₹1.25, क्योंकि उसने 200 से 1 more 100 ज़्यादा किया तो उस 100 में सिर्फ ₹1 नहीं देना है, क्योंकि 200 तक के लिए हमने 1 रुपीज़ इंसेंटिव रखा तो मोर देन 200 गया तो इंसेंटिव भी बढ़ गया, दैट इज़ 1.25 हो गया। अंडरस्टूड? बिकॉज इस तरीके के डिफरेंशियल पीस रेट प्लान अगर रखते हैं तो एम्प्लॉय ऑलवेज मोटिवेटेड रहता है टू डू बेटर, टू प्रोड्यूस मोर। अगर कोई एम्प्लॉय 200 पीस का टारगेट दिया गया है और वो 150 ही प्रोड्यूस करता है तो उसे हम 1 रुपीज़ पर पीस इंसेंटिव नहीं देंगे, उसे हम 0.75 पैसे पर पीस तो उसे हम 0.75 पर पैसे तो उसे हम 0.75 पैसे पर पीस इंसेंटिव देंगे। यहाँ पर इंसेंटिव हमने कम कर दिया बिकॉज इंसेंटिव तो उसको मिल रहा है बट कम मिल रहा है, लेकिन 300 जिसने पीस प्रोड्यूस किए हैं उसको अगले 100 के लिए 1.25 रुपीज़ इंसेंटिव मिल रहा है और जिसने 200 पीस प्रोड्यूस किए हैं उसको सिर्फ 1 रुपीज़ मिल रहा है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो ज़्यादा काम करेगा उसे ज़्यादा इंसेंटिव भी मिलेगा। सो लाइक दैट इस प्लान को डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान कहते हैं, जिसमें उसकी फिक्स सैलरी तो होगी प्लस काम ज़्यादा करने पर उसका सैलरी बढ़ेगा भी तुरंत, एज पर द काम काउंट करेंगे और सैलरी में इसको ऐड कर देंगे। तो इससे एम्प्लॉयज़ ऑलवेज मोटिवेट रहेंगे, उनको हायर रेम्यूनरेशन भी मिलेगा और काम की या प्रोडक्शन कैपेसिटी की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। सो दीज वेयर अगेन 6 मेथड्स। तो हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट के 6 मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के 6 टेक्निक थे। तो इन दिस लेक्चर by the method of audio visual you learned management principles and next आपका वर्क है कि आप रीड करें बुक को एंड इसके जो MCQs के सॉल्यूशंस हैं वो आप ट्राई करें सॉल्व करने के। और जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है पेज नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 1A करेक्ट ऑप्शंस, रीराइट द सेंटेंसेस, मैच द पेयर्स, give one word whether true or false, find odd one out, answer in 1 sentences, correct the underlined word and replace with the right word। यहाँ तक आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सब लॉन्ग आंसर्स हैं। इसके लिए हम डिटेल में स्टडी के जब लेसन का एंड चैप्टर होगा उसमें हम स्टडी करेंगे। और अगर आपको आंसर्स नहीं आता है तो लेट्स सी कि हाउ वी विल सॉल्व। हम इसके लिए अलग से ऑडियो विजुअल एक लेक्चर रखेंगे जिसमें सारे एक्सप्लेनेशंस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक केस स्टडी है जिसमें 2 केसेस हैं। यू हैव टू फाइंड द आंसर्स, जस्ट गो थ्रू इट, वी विल बी क्लियरिंग दैट सून। तो हमारा टास्क अब कंप्लीट हो गया चैप्टर 1 का। तो चैप्टर 1 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जो MCQs था जो G तक है A, B, C, D स्टेट एंड ट्रू एंड फॉल्स, E फाइंड वन आउट, ऑड वन आउट, F आंसर इन 1 सेंटेंस, G करेक्ट द अंडरलाइन सेंटेंस एंड रिप्लेस इट, यहाँ तक आपको कर लेना है। और जो भी नहीं आता होगा मैं उसको एज आंसर्स ग्रुप में मैसेज भेज दूंगा, ठीक है। सो बी रेडी for lesson 1. Now
एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट कि आपका लेसन 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है. तो गाइस, इन दिस लॉकडाउन ऑल्सो यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग द थिंग्स. ठीक है, वी हैव दिस इज़ द ऑप्शंस ओनली, क्योंकि जूम क्लासेस आर नॉट दैट मच एफिशिएंट बिकॉज दीज आर थियरी, और उसमें कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है. कहने को तो मैं वहाँ पर भी लेसन लेक्चर ले सकता हूँ, लेकिन कनेक्टिविटी इश्यूज़ है. कई लोग अपने गाँव में हैं जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं. कनेक्ट होते होते 15 to 20 मिनट्स उनको लग जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे आई फाउंड दैट कि आप लोगों तक मैं पहुँचूँ और लेक्चर्स को कंडक्ट करूँ. तो आई होप कि यू अंडरस्टूड द लेसन एंड you keep this in mind and learn it and stand by it. Good luck.